So students, as I said in the previous video, we'll be starting with cell structure and function from this video. जैसे कि आपको पता है कि हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम अलग, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम अलग होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग होता है। तो ये सारे सिस्टम्स जो हैं वो अलग अलग तरह के ऑर्गन्स से बने रहते हैं, क्योंकि हर ऑर्गन को एक अलग काम करना रहता है। इन ऑर्गन्स में भी बहुत सारे अलग अलग तरह के टिश्यूज़ होते हैं जिनको अपना अपना काम करना रहता है। जैसे रूट्स का काम है वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, लीव्स का काम है फोटोसिंथेसिस करना। तो किसी भी हालत में रूट के सेल्स और लीव्स के सेल्स सेम नहीं हो सकते, क्योंकि उनका काम ही अलग है। इसीलिए ऑर्गन्स अलग अलग टिश्यूज़ से बनते हैं, और टिश्यूज़ जो मेन वर्क करते हैं वो टिश्यूज़ भी अलग अलग तरीके के सेल्स से बने हुए रहते हैं, और उनसे बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम। तो अब हम सेल के बारे में और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। पार्ट ऑफ सेल। सेल बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सेल के 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं। ये 3 कंपोनेंट अगर ना हो सेल में तो सेल वो सेल ही नहीं है। एक होता है सेल मेम्ब्रेन, एक होता है साइटोप्लाज्म, और एक होता है न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्लोज्ड होते हैं। तो जो बाउंड्री होती है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है, उस बाउंड्री को सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। मेम्ब्रेन एक सेल को दूसरे सेल से अलग करता है और सराउंडिंग मीडियम से भी अलग करता है। सेल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है वो पोरस होता है, और कुछ ही चीज़ों का अंदर आना जाना, अंदर बाहर, बाहर से अंदर आना जाना कंट्रोल करता है। इसलिए सेल मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। द बाउंड्री ऑफ द ओनियन, यहाँ पे देखिए एक ओनियन सेल की ये जो बाउंड्रीज दिखाई गई है, ये एक सेल है। तो ये जो बाउंड्री है वही सेल मेम्ब्रेन है। फिर सेंट्रली लोकेटेड, देखो यहाँ पे एक छोटा सा काला काला डॉट दिख रहा है, ये जो काले डॉट्स हैं वो है न्यूक्लियस, और ये जो स्ट्रक्चर है जो आजू बाजू में जो फ्लूइड होता है वो होता है साइटोप्लाज्म। प्लांट सेल में एक्चुअली प्लांट्स को कंटिन्यूसली बाहर रहना पड़ता है। अगर ठंडी लगे तो वो हमारी तरह स्वेटर नहीं पहन सकते, रजाई नहीं ओढ़ सकते, इसलिए प्लांट्स को काफ़ी एटमॉस्फेरिक कंडीशन से का सामना करना पड़ता है। इसलिए सेल को, प्लांट्स के सेल को एक अलग से एक और कोटिंग दी जाती है जिसे सेल वॉल कहा जाता है। ये जो एडिशनल लेयर है वो सराउंडिंग सेल मेम्ब्रेन को, सराउंडिंग को प्रोटेक्ट करता है। प्लांट को इस प्रोटेक्शन की इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से एक्सपोज रहता है। वो हमारी तरह घर के अंदर नहीं रहता प्लांट। और सबसे बड़ी बात है कि वो एक्सपोज तो हैं ही, साथ ही साथ मूव भी नहीं कर पाते। इसलिए उन्हें कुदरत ने, भगवान ने ही एक अलग से एक और रजाई उनके सेल के अंदर दी है जिसे सेल वॉल कहा जाता है। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। इट इज़ अ जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। वेरियस अदर components called cell organelles of the cell are present in the cytoplasm. माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स, ये आप क्लास 9th में इसके जब बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। न्यूक्लियस जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, तो सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है।
तो उस न्यूक्लियस का भी एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, उसकी भी एक दीवार होती है जो साइटोप्लाज्म से सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस को अलग करता है। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पोरस होती है और चीज़ों का आना जाना, कौन सी चीज़ अंदर आएगी कौन सी नहीं आएगी, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस के अंदर एक और न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है, स्फेरिकल बॉडी होती है जिसे न्यूक्लियोलस कहा जाता है, और बाकी इसके अंदर फिर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। एक्चुअली न्यूक्लियस को अगर मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूँ तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मैंने बनाया, और अंदर में न्यूक्लियोलस होता है, और फिर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्रोमेटिन मटेरियल और क्रोमोसोम्स और डीएनए कहते हैं। क्रोमोसोम्स एक्चुअली ये इसे कहा जाता है क्रोमेटिन मटेरियल, पर क्रोमोसोम तब कहा जाता है जब सेल डिवाइड होने लगता है, तब यही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं जुड़ के, तो तब इन्हें क्रोमोसोम्स कहा जाता है। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में जीन्स होते हैं जो इनहेरिटेंस एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र करते हैं, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। जैसे हम सब ह्यूमन बींग्स की संतान है, इसलिए हम भी ह्यूमन बींग्स हैं। अगर हमारे पेरेंट्स शेर या चीता होते तो हम शेर या चीता होते हैं, बट ऑब्वियस। तो ऐसा क्या है जो हमारे पेरेंट्स हमें दे रहे हैं और हम ह्यूमन बींग ही हो रहे हैं, तो वो होता है ये क्रोमेटिन मटेरियल जिसे हम डीएनए और जीन्स कहते हैं। जीन्स की डिफाइन आप लिख सकते हो, इट इज़ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब जो इन्फॉर्मेशन आप एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास करते हो, ठीक है। न्यूक्लियस इन एडिशन to its role of inheritance act also as control center of all the activities of the nucleus of the cell। न्यूक्लियस सिर्फ इसे ही कंट्रोल नहीं करता, इनहेरिटेंस से ट्रांसफ़र नहीं करता, पर वो रेस्पॉन्सिबल है कि जो सेल है उसकी सारी एक्टिविटीज़ को भी न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोल करता है। तो आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियस इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल। The entire content of the living cell is known as protoplasm. It includes cytoplasm and nucleus. Protoplasm is called the living substance of the cell। ये बहुत important डिफाइन है। वैसे तो ब्लू ये जो येलो बॉक्स है वो आपके सिलेबस में नहीं आते, ओनली फॉर, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। न्यूक्लियस ऑफ बैक्टीरियल सेल इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड लाइक द सेल्स ऑफ मल्टीसेलुलर। देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। The cell having nuclear membrane without the cell having nuclear material without nuclear membrane are termed as prokaryotic cells and the organisms are called prokaryotes। वही मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में और कुछ एडवांस्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी जो सेल्स होते हैं वो एडवांस्ड होते हैं, उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है और वो डेवलप्ड होते हैं अच्छे से उन्हें यूकैरियोटिक सेल्स कहा जाता है, और उन ऑर्गेनिजम्स को यूकैरियोट्स कहा जाता है। ओनियन सेल आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको ब्लैंक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे कुछ, जिन्हें वैक्यूल्स कहा जाता है, और ये जो वैक्यूल्स हैं वो एनिमल सेल में बहुत छोटे होते हैं, प्लांट सेल में बहुत बड़े होते हैं। इन वैक्यूल्स का मेन फंक्शन है स्टोरेज करना। देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए कितना बड़ा वैक्यूल है। देखिए ये पोर्शन पूरा वैक्यूल है, खाली एम्प्टी स्पेस होता है। जबकि एनिमल सेल में देखिए वैक्यूल कितना छोटा है, या शायद होता भी नहीं, कुछ एनिमल सेल में ये होता ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। फिर एनिमल सेल में एक और चीज़ होती है जिसे प्लास्टिड्स कहा जाता है,
आपने देखा होगा कि फ्लावर्स के अलग अलग कलर होते हैं, फिर फ्रूट्स के अलग अलग कलर होते हैं, और सारे लीव्स का कलर ग्रीन होता है ना। ये किस लिए? ये प्लास्टिड्स की वजह से। प्लांट सेल में प्लास्टिड्स होते हैं, ये जो अलग अलग कलर के प्लास्टिड्स होते हैं उन्हीं से इनको कलर मिलता है, उन्हें क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। क्रोमो मतलब कलर, प्लास्ट यानी प्लास्टिड, और लीव में जो ग्रीन कलर होता है वो होता है एक स्पेशल टाइप के प्लास्टिड की वजह, जिसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट। They provide green color to the leaves. You may recall that chlorophyll is in the chlorophyll leaves is essential for क्लोरोप्लास्ट के बगैर फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। फिर कंपैरिजन दी हुई है एनिमल सेल और प्लांट सेल की, ये आप देख सकते हैं। न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट रहेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट रहेगा, साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट रहेगा, प्लास्टिड प्रेजेंट, एनिमल्स में एब्सेंट, वैक्यूल प्रेजेंट, एनिमल में एब्सेंट, और इफ प्रेजेंट साइज इज वेरी स्मॉल। और फिर कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, कीवर्ड्स हैं, और फिर एक्सरसाइज स्टूडेंट स्टार्ट होगी। तो ये एक्सरसाइज आपको करनी है, कुछ ना आए तो आप बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या लिखना है। ओके, सो ये वीडियो यहाँ पे हम एंड करते हैं।